ये सारा जो टॉपिक है जो यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, इन सारे टॉपिक से संबंधित आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था, मतलब जिस तरह से आरबीआई है भारत में, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए, हेलो फ्रेंड, बीपीएससी ऑडिटर, बिहार पंचायत ऑडिटर सर्विस के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यहाँ दे दिया गया है। आप लोगों ने अब तक देख लिए होंगे। इसमें यहाँ पर देखिए रिजल्ट दिया गया है इस पेज पर, और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 14,287 अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हुए थे, और उनमें से कुल मिलाकर 4,259 सफल उम्मीदवार का परीक्षा फल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप इधर यहाँ पर देख सकते हैं, और देखिए इसका कटअप देखिए दिखा देते हैं, और इसके बाद हम बताएंगे कि इसका यदि जो जो व्यक्ति इसमें सफल हो गए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो सफल हुए हैं अब आगे वो क्या करेंगे। ठीक है, तो आगे वो मेंस के सिलेबस कैसे मैनेज करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए कटअप भी दिया गया है। कटअप देखिए मुख्य रूप से हम ये चर्चा कर देते हैं। जो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का है 83 मार्क्स, फिर देखिए ईडब्ल्यूएस का 74 मार्क्स पर कटअप गया है, और शेड्यूल कास्ट का देखिए 67 नंबर 67 मात्र यहीं से ले लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर एसटी का भी कटअप दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए ईबीसी का कटअप, फिर देखिए यहाँ पर बीसी का कटअप 76 मार्क्स। ठीक है ना, यहाँ पर से आप कटअप देख सकते हैं, सबका दिया गया है। तो हम इस वीडियो में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मेंस का सिलेबस, मेंस की तैयारी किस तरह से करें, और क्या इसका बिहार बीपीएससी ऑडिटर, बिहार पंचायत ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ है और जिसका रिजल्ट अभी दिया गया है, उसका मेंस का सिलेबस क्या है। इसमें आप बहुत सारे चीज जानिएगा। तो हम लेके चलते हैं सिर्फ वहीं पर। ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे कि लिखित मेंस परीक्षा में क्या क्या इसका सिलेबस है। देखिए इसका नोटिफिकेशन में जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि 4 सब्जेक्ट ही मात्र वैकल्पिक विषय के लिए है। तो उसी से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस किए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है लिखित परीक्षा बीपीएससी ऑडिटर मेंस सिलेबस। तो प्री जो क्वालिफाई कर लिए हैं उसके लिए है ये। ठीक है ना, उसके लिए है ये कि आगे वो मेंस की तैयारी किस प्रकार के करें। तो मेंस में उसको मुख्य रूप से 3 विषय का उसको परीक्षा देना है। एक हो गया हिंदी, दूसरा हो गया सामान्य अध्ययन, और तीसरा हो गया एक वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय जो जो फॉर्म भरे होंगे वो पहले से ही जानते होंगे कि मात्र 4 सब्जेक्ट ही दिया गया है। एक है अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा है गणित जिसको मैथमेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है वाणिज्य कॉमर्स, और चौथा है सांख्यिकी। तो यही 4 सब्जेक्ट में से ऑप्शनल चुनना था, आप लोगों ने उस समय चुने होंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल, इनमें से एक ऑप्शनल के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसका फुल डिटेल, उसके फुल सिलेबस का डिटेल हम इसी वीडियो में देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग आगे जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी का भी देखिए मेंस एग्जाम में जैसे ये 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, 4 पार्ट देखिए एक पेपर हो जाएगा हिंदी का, दूसरा पेपर होगा जीएस पेपर 1, फिर जीएस पेपर 2 होगा, उसके बाद एक वैकल्पिक विषय होगा। ठीक है ना, अब तीनों देखिए 3-3 घंटा का समय मिलेगा, और हिंदी केवल 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें पास मार्क्स के ओनली पास मार्क्स है। ठीक है ना, और कितना लाना है, तो मात्र 30 नंबर, 30 अंक ला लीजिएगा। उससे ज्यादा आप लाइए चाहे कम लाइए, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें केवल 30 अंक कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है ना, और देखिए इन सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा बनेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और वैकल्पिक विषय। और इसमें भी एक देखिए ट्विस्ट किया गया है कि इसमें भी एक मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट हिंदी को छोड़कर बाकी बात इसमें भी मतलब सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर और वैकल्पिक विषय, इन तीनों सब्जेक्ट में
मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। वो देखिए बात कहां पर लिखा गया है, देखिए यहां पर लिखा गया है, देखिए आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहां देखिए कि हिंदी, सामान्य हिंदी के अर्हता 30 अंक है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है ना, हिंदी की गणना नहीं किया जाएगा। शेष शेष विषयों में समेकित रूप से, ठीक है ना, समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि देखिए सारा सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जो है समान, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और वैकल्पिक विषय, सारा में यूआर को कितना लाना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स 40%। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दिया गया है और चर्चा कर देते हैं। 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, यहाँ पर देखिए दिया गया है, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%। ठीक है ना, 34%, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग उम्मीदवारों के लिए कम से कम 32% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में कि हिंदी में ही लिख देते हैं, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को कितना लाना है, 36.5%, 36.5% मिनिमम मार्क्स लाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा को कितना लाना पड़ेगा, तो 34%। ठीक है ना, और देखिए हर जगह परसेंट दे देते हैं, 34% कम से कम, और एससी एसटी, एससी एसटी, महिला, विकलांग, इस तरह से इन सारों को कम से कम कितना लाना पड़ेगा, कम से कम 32%। ठीक है ना, 32% कम से कम आना ही पड़ेगा। वहां पर देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि अनिवार्य होगा, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तो अब चर्चा एक एक सिलेबस का हम चर्चा आगे करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर यहाँ 4 वैकल्पिक विषय जो है वो अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य और सांख्यिकी दिया गया है। ठीक है ना, अब देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि हिंदी में देखिए निबंध से आएंगे 30 अंक, निबंध से, उसके बाद व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण से आएंगे 30 मार्क्स, और फिर वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास जो है इसमें सेंटेंस का जो समझदारी है, या तो कैसे, मतलब उसमें ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, इसी के सुधार, केवल वही वाक्य से संबंधित जो होता है, जिस तरह से इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेक्स, उसी उसी रूप में यहाँ से सवाल आता है। ठीक है ना, हिंदी से। ठीक, तो वही है वाक्य विन्यास, और उसके बाद आता है संक्षेपण का 15 मार्क्स, 15 मार्क्स संक्षेपण के लिए आता है। ठीक है, ये कुल मिला के देखिए 30 30 60, 60 और 40, 100 नंबर का हो गया। ठीक है, इसमें लाना है कितना, कम से कम 30 मार्क्स। ठीक है ना, ये ओनली मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है ना, इसमें केवल पास हो जाना है, केवल पास करना है, केवल पास करना है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है जीएस पेपर 1, इसी को कहा जाता है, देखिए जीएस पेपर 1। ठीक, यही है। तो सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 3 घंटा इसमें भी दिया जाएगा, और इसमें फुल मार्क्स कितना रहेगा, तो 300 अंक का। ठीक है, अब इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस देखिए खंड वाइज दिया गया है, खंड ए, खंड बी, खंड सी। ठीक, तो खंड ए में रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इसमें भी ज्यादा फोकस रहेगा बिहार से। ठीक है ना, बिहार के संस्कृति से संबंधित रहेगा, और इससे आएगा, लिखना आपको पड़ेगा कुल मिला के 3 सवाल, और वो सारा रहेगा 38 नंबर का, ये मिला के हो जाता है 114 नंबर। ठीक है, 114 नंबर। और फिर आएगा करंट अफेयर, करंट अफेयर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाएं, जिससे वैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना, सभी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें वैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना पर ध्यान देना है जिसमें, जिससे भारत का इंटरेस्ट शामिल रहे। ठीक है ना, किसी भी व्यापारिक रूप से, या तो आंतरिक सुरक्षा, या तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, या तो एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरह से कर सकते हैं, जिससे, जिसमें भी जिस अंतर्राष्ट्रीय घटना में भारत का इंटरेस्ट शामिल है उससे सवाल पूछा जा सकता है, और राष्ट्रीय सवाल तो खैर रहेगा ही। ठीक है ना, तो इससे भी कुल मिला के आपको लिखना पड़ेगा 3 सवाल। ठीक है ना, और वो तीनों रहेगा 38 नंबर का, ये कुल मिला के हो जाता है 114 नंबर। तो अब और 2 सवाल लिखना पड़ेगा आपको सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेखन और चित्रण से। ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा 36 36 नंबर का, दो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 72 नंबर का, ये सब मिला के हो जाता है 300 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 का यही सिलेबस है। ठीक है ना, अब इसमें भी देखिए आंदोलन से आते हैं, फिर इसी प्रकार से इसके इसके इसमें भी आप डीप जा सकते हैं। अब देखते हैं
यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट जो द्वितीय पेपर जीएस पेपर 2 होता है उसका सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस में देखिए यहाँ पर पहला खंड ए में रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। खंड बी में रहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के भूगोल, ठीक है ना। भारत का भूगोल जनरली रहता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रहता है, ठीक है ना। इंडिया के इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा खंड में आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल रहता है, ठीक है ना। अब न्यू ट्रेंड में इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल रखता है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। और जैसे देखिए भारतीय राज व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी है उससे 3 क्वेश्चन सब मिला के आएंगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और वो 38 नंबर का रहेगा, इसमें भी वही उसी तरह से 114 नंबर। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के भूगोल से कुल मिला के 3 सवाल आपको लिखना पड़ेगा और उसका 114 नंबर बनेगा। और उसी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 36 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पर जैसे 2 क्वेश्चन लिखने के लिए हो सकता है वहां पर 4 सवाल दे दे या तो 3 सवाल भी दे, ठीक है ना। लेकिन आपको लिखना है मात्र 2 सवाल, ठीक है। और वो वहां से कुल अंक मिलेगा 72 नंबर, ठीक है ना। तो ये सारा टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 228 और 72 कितना होता है 300 होता है, ठीक। इस तरह से जीएस पेपर 2 का ये सिलेबस हो गया। अब देखते हैं कि वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में हमने एक सब्जेक्ट का चुना जो खासकर हम लोगों से संबंधित होता है कि इकोनॉमी। इकोनॉमी एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग चुने होंगे क्योंकि वो मैथ में नहीं जा सकते हैं, बहुत से कारण कॉमर्स में भी नहीं जा सकते हैं। जैसे जनरल स्टडी का जो भी स्टूडेंट होगा वो मैथ में तो नहीं गए होंगे, ना ही कॉमर्स में गए होंगे। और एक सब्जेक्ट कौन सा है, तो एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो उसमें भी जनरली नहीं जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जनरल जीएस बैकग्राउंड का जो भी रहता है वो अधिकतर प्रीफर करेंगे इस एग्जाम को यदि दिए होंगे, ठीक है ना। तो हम मेरे अनुमान से लगता है कि वो ज्यादा प्रीफर किए होंगे अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये जीएस टाइप का सवाल है। लेकिन जीएस से थोड़ा अलग है, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा राहत मिलता है, ठीक है ना। उस तरह से टेक्निकल टर्म ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है इसमें भी, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है जिस तरह से मतलब मैथ का कैलकुलेशन है या तो कॉमर्स का है, इस तरह से इतना या तो स्टैटिस्टिक का है, तो उस तरह से इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे इसमें थोड़ा राहत रहेगा, तो इसलिए ज्यादा स्टूडेंट इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें भी इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे, इकोनॉमिक्स में भी टोटल मार्क्स रहेंगे 300 और इसमें भी 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। आप लोग पहले से भी इन सारी बातों को जानते होंगे। तो अब देखिए ये बात ध्यान रखना है कि केवल हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स है, ठीक है ना। बाकी बात का जो बात वहां पर बताए थे कि किसी का है 36.5, फिर किसी का है 40% यूआर का है। देख लेते हैं, देखिए फिर से देखिए यहाँ पर देखिए 40% है यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब 36.5 है बैकवर्ड क्लास के लिए है, 36.5% क्वालिफाइंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसी तरह से हम वहां पर आगे चर्चा कर दिए हैं, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है यदि ऑप्शनल में यदि ये लिए होंगे तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएंगे उसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो खंड इसमें भी खंड 2 खंड रहेंगे, 150 नंबर। खंड 1 से रहेगा 150 मार्क्स, ठीक है ना। 150 मार्क्स खंड 1 से रहेंगे और 150 मार्क्स खंड बी से रहेंगे, ठीक है ना। खंड बी की चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। खंड ए में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, खंड एक में रहेगा देखिए अर्थव्यवस्था की ढांचा, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का किसी इकोनॉमी का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब दूसरा चैप्टर कौन सा रहेगा, आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद व्यवहार और बाजार के रूप। ये सारे टर्म इससे संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे उसको इकोनॉमिक इंग्लिश में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट फॉर्म्स। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आता है कि निवेश संबंधी निर्णय और तथा आय और रोजगार के निर्धारण। आय और रोजगार के निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, ठीक है ना। वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स,
ऑफ इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। अब देखिए अगला चैप्टर कौन सा रहेगा, किससे संबंधित रहेगा, तो देखिए बैंक बैंक व्यवस्था, ठीक है ना, बैंकिंग व्यवस्था जो होता है योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था, मतलब जिस तरह से आरबीआई है भारत में उसी तरह से मतलब इसी के बारे में तो खासकर पूछा जाएगा, इसकी व्यवस्था क्या है, के उद्देश्य और साधन, ठीक, और साख संबंधी नीतियां, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में देखिए देख लेते हैं कि बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग क्रेडिट पॉलिसी इन ए प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए बिहार इस तरह से हम लोग चैप्टर में डिवाइड किए, ठीक है ना। इस इन सारे चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, चाहे खुद से पढ़िए या तो किसी टीचर से पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन आपका ध्यान यहीं पर रहना चाहिए कि क्या मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। यदि इस पर चल रहे हैं तो आपका सिलेबस ठीक कंप्लीट जाएगा और आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको सब हर चीज में यही करना पड़ेगा कि इन सारे ये सारा जो टॉपिक है जो यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, इन सारे टॉपिक से संबंधित आपको या आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको फिर चेक कीजिए, चाहे तो टीचर चेक करे या तो अपने से सेल्फ इवोल्यूशन भी करिए, और मतलब बेस्ट आंसर यदि कहीं पर उपलब्ध होगा तो वहां से मिलाइए, या तो मतलब डिस्कशन कर लीजिएगा ना, तो आपको उतना समझदारी आ जाएंगे, ठीक है ना। और उतना ही फिर बाद में लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको हर हालत में, ठीक है, लिख के देखना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है ना। जब तक 5-6 बार आप लिखिएगा नहीं कम से कम अपने रूम पर, तब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए पांचवा चैप्टर क्या है कि बिहार में वाणिज्यिक बैंक के क्रियाकलाप, परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन बिहार, बिहार से संबंधित आपको हर हमेशा रहना है, ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक आता है करों के प्रकार, मतलब टैक्स के टाइप कितने टाइप के हैं, और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, बजट के आंकड़े के प्रभाव, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीतियों का उद्देश्य और साधन। इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यदि कुछ टर्म आप हिंदी में नहीं समझ पाए होंगे इसलिए हम इंग्लिश भी यहाँ पर लिख दिए हैं। द टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। आप देखिए द इम्पैक्ट्स ऑफ द बजट फिगर्स एंड द कंटेंट ऑफ बजट्स, ठीक है, कंटेंट ऑफ बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन ए प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या मिलेगा, ये सारा टॉपिक है खंड 1 सेक्शन 1 का, ठीक है ना। अब सेक्शन 2 में जाएंगे। देखिए सातवां टॉपिक में हम जो क्लासिफाइड किए हैं, सातवां टॉपिक में क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक संस्थान। अब देखिए इसका इंग्लिश में देखिएगा और एकदम एक्सप्लेन हो जाता है कि कई सारा टर्म देखिए मतलब इस तरह से अनएक्सप्लेन रह जाता है हिंदी माध्यम से, इसलिए हम इंग्लिश माध्यम दे दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ्स, ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ्स, द रेट ऑफ एक्सचेंज, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो लेन देन होता है व्यापार का आयात और निर्यात होता है उसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। इसको इस चैप्टर को पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखिए आ जाता है इतना टॉपिक, देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, इन सारे टॉपिक केवल खंड 1 में पूछा जाएगा, ठीक है, जहां से 150 मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए खंड 2 में आते हैं, यानी सेक्शन 2 में। तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जनरली देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आप ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, इस तरह से जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो फर्स्ट खंड रहेगा, मतलब थॉट से इस तरह से, मॉडल से इस तरह से रहेगा। लेकिन सेकंड खंड में जैसे ही जाइएगा इंडिया से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, इंडिया और स्टेट से रिलेटेड, जिस स्टेट का पीसीएस आप दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे बिहार का है तो बिहार से रहेगा रिलेटेड, और इंडिया इसमें मतलब ज्यादा इसमें मात्रा में रहता है, ठीक है ना, इंडिया से रिलेटेड चीज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थनीति क्या है, भारत की अर्थनीति का निदेशक सिद्धांत क्या है, योजनाबद्ध वृद्धि, प्लान्ड ग्रोथ जो होता है, ठीक है ना, देखिए इंग्लिश में लिखा होगा, वितरण न्याय, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होता, और उसके बाद गरीबी का उन्मूलन, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में द इंडियन इकोनॉमी कटलिंग, देखिए ये बात जो है, ये बात जो सिलेबस में दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस में वहां पर गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एल दे दिया है,
ठीक है ना। तो फिर इसको सही करके लिखे हैं यहाँ पर। तो कडलिंग, देखिए यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ये सही है, ठीक। कडलिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लान ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कहीं भी जीएस में भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक। और देखिए ऑप्शनल को जब लिख रहे हैं, ऑप्शनल में यही विशेषता दर्शाना है कि आपको इसमें स्पेशलिटी दिखाना है, ठीक है ना। आप इसमें मतलब बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना, वो आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई भी मतलब मॉडल कोई दिया होगा, कुछ मतलब विचारक का नाम रहेगा, इस तरह से उसमें आपको उसमें पुट करना पड़ेगा जब आप ऑप्शन लिख रहे हैं। यही बात आप जीएस में लिख रहे हैं तो उसमें एकदम सिंपल वे से निकालना है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शनल और मतलब जीएस में अंतर होता है, ठीक है ना। तो इस बात को मेंटेन करना है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कृषि औद्योगिक क्षेत्र। कृषि औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय और उसकी क्षेत्रीय वितरण, गरीबी कहां कहां और कितनी। अब देखिए इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, देखिए और क्लियर हो जाएगा। द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक। नेशनल इनकम, इट्स सेक्टोरल सेक्टोरल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एक्सटेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी। अगला टॉपिक है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या कृषि सुधार को कितना प्रभावित कर रहा है, इस तरह से संबंधित है कि यही रिलेटेड है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो रहा है वो कृषि से कैसे संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध, ये किस तरह से सहसंबंध स्थापित करते हैं कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ इंग्लिश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिलेशनशिप विथ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसका, तो एग्रीकल्चर का, ठीक। आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति, जस्ट जिस तरह से कृषि उत्पादन था उसी तरह से औद्योगिक, वहां पर कृषि था तो वहां यहाँ औद्योगिक, ठीक। अब देखिए औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय वितरण, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण, जो मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाता है किसी कंपनी का, तो उसी के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। उसी से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी, जैसे देखिए धीरे धीरे आईटी सेक्टर में, खासकर मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में देखिए किस तरह से जियो का मोनोपोली धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो उसी एक एग्जाम्पल के तौर पर, किसी के प्रति द्वेष भावना की नहीं, केवल एक उदाहरण समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारण संबंधित नीतियां। किस तरह से कृषि उत्पादन, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी निकलता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट का प्राइसिंग कैसे होता है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। और देखिए अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण, ठीक है, प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रोक्योरमेंट किस तरह किया जा सकता है, और देखिए यहाँ इंग्लिश से एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक, इसलिए हम इंग्लिश का भी वर्ड लिख दिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण। बजट की प्रवृत्तियां एवं राजकोषीय वितरण, देखिए यहाँ पर दिया गया है बजटरी ट्रेंड्स एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुद्रा और साख प्रवृत्ति और नीति, ठीक। बैंकिंग व्यवस्था और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ठीक। मॉनेटरी एंड क्रेडिट ट्रेंड्स एंड पॉलिसी, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सभी के बारे में पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और देखिए और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विदेशी व्यापार एवं अदायगी कोष। अदायगी कोष देखिए नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है फॉरेन ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितना अच्छा से समझ सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहता है। जब कोई देश आयात और उसके बाद निर्यात वहां पर भी निर्यात करता है और वहां पर उस देश में आयात भी होता है, तो उसमें जो उसमें कमी होता है, जैसे आयात यदि ज्यादा कर लेते हैं तो इस तरह से
जो क्या बैलेंस है उस व्यापार का, उसी इसी रूप में कि भारत मतलब उस कंट्री से मनी निकल रहा है कि आ रहा है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड रहता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। भारतीय योजना, उद्देश्य, रणनीति, अनुभव और समस्याएं, इंडियन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम, ठीक है ना, पूरा चीज जानना है। अब देखिए ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, बिहार को हर हमेशा केंद्र में रखना है क्योंकि आप बीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि एवं उद्योग के सापेक्ष स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग की रुकावटें, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति, ठीक है ना, बिहार में कितना भूमि सुधार की प्रगति हुआ है उसके बारे में भी जानना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या दिया गया है, बिहार इकोनॉमी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, किसमें तुलना करना है तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। रिटार्डर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस इन लैंड रिफॉर्म, कहां पर, तो ये बात का किया जा रहा है तो बिहार के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट जो अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र यदि आप सब्जेक्ट लिए होंगे तो ये सारा हमने सिलेबस बता दिए हैं, इनमें से आप नोट्स कर सकते हैं, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने यहां तक देखा तो आप अच्छी तरीके से अब लग जाइए मेंस के, क्योंकि प्री होना एक स्टेप है केवल, ठीक है ना, इससे ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होता है, ठीक है ना। मेन चीज होता है कि आप मेंस में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं और कितना मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है, ठीक। तो आप यदि आपका रिजल्ट हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप तुरंत मेंस की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और इसमें पढ़ना और इसमें भाषा शैली आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहां तक देखा इस वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।